नमस्कार दोस्तों। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी अस्तित्व। शाम निखिल कार्यालय से लौटा तो बड़े अच्छे मूड में था। आते ही बोला, चलो बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? हेमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। कभी कभी इस तरह की आउटिंग्स तो होनी ही चाहिए। और जल्दी तैयार होने की हिदायत देता निखिल वॉशरूम में चला गया। निखिल का यह रूप कम ही देखने को मिलता था। प्रायः तो वह कार्यालय से थका हारा परेशान सा घर लौटता था। आते ही समस्याओं का पुलिंदा खुलने लगता, कभी बच्चों पर तो कभी हेमा पर खींचता। जो भी हो, कुल मिलाकर आज की शाम बहुत अच्छी रही। पहले वे एक मॉल में गए, खूब शॉपिंग की गई। निखिल ने ज़बरदस्ती हेमा को एक काफ़ी महंगा सूट दिलवाया। बच्चों को भी गेम्स और खिलौने दिलवाए। हेमा के लिए यह सब सामान्य से अलग था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद वे एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, डिनर हुआ, आइसक्रीम खाई गई। बच्चे खुश थे, हेमा को भी अच्छा लगा। अगले दिन सुबह निखिल ने बच्चों को नानी के घर घुमा लाने का प्रस्ताव रखा तो हेमा को थोड़ा अटपटा सा लगा। दरअसल निखिल जल्दी हेमा के मायके नहीं जाना चाहता था। वह हेमा के मम्मी पापा, भाई भाभी से एक दूरी बनाकर ही रखता था। शायद उसे ऐसा लगता था कि उन सब से अधिक आत्मीयता रखने से उसका दामाद वाला रुतबा कम हो जाएगा। सो कोई ना कोई बहाना बनाकर वह टाल जाता था। कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी हेमा को निखिल को अपने मायके ले जाने के लिए, और कहाँ आज स्वयं ही। पर हेमा कोई प्रश्न करके माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। आज मम्मी के घर निखिल का व्यवहार बड़ा सहज और आत्मीय था। आमतौर पर निखिल उसके मायके में गंभीर ही बना रहता था। उसके वहाँ रहने पर माहौल कुछ ऐसा रहता कि कोई भी सहज नहीं हो पाता था। कौन सी बात उसे बुरी लग जाए, यह सोच सभी उसके सामने कुछ डरे सहमे से ही रहते थे। पर आज तो निखिल खूब बातें कर रहा था, बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कुछ देर वहाँ रुक निखिल और हेमा घर के लिए निकल लिए। दोनों बच्चों को दिन भर के लिए नानी के पास ही छोड़ दिया। आज रविवार था, सभी की छुट्टी थी। हेमा खुश थी, पर मन में संशय था। कल से अब तक का निखिल का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से अलग लग रहा था। अपने 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में वह निखिल की सोच और व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हो चुकी थी। हेमा के जिस सलोने रूप पर मुग्ध होकर निखिल ने उससे विवाह की हामी भरी थी, उस रूप को वह लोगों के बीच अपनी शान समझता था। विवाह बंधन में बंध हेमा जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके और ससुराल के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर पाया। मायके के परिवेश में सब कुछ सहज था, सरल था, और ससुराल में सब कुछ असहज,
आडंबर युक्त। यह फर्क इतना बड़ा था कि सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास में हेमा अपना ही अस्तित्व खोती चली गई। निखिल दोहरे व्यक्तित्व वाला था, सामने कुछ पीछे कुछ। लोगों के बीच स्त्री को देवी का दर्जा देता प्रतीत होता, तो हेमा के प्रति व्यवहार में इससे अलग दिखाई देता। हेमा के मायके वालों पर कटाक्ष का कोई मौका न छोड़ता। उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती। आज 2 बेडरूम का घर है तो कल 4 का चाहिए। आज यह गाड़ी तो कल उससे बड़ी गाड़ी। नौकरी में शीघ्र शिखर पर पहुंचने की लालसा। उधर हेमा जो है उसमें संतुष्ट थी। इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती। आगे बढ़ना, प्रगति करना अच्छी बात है, पर कल के लिए आज को नजरअंदाज कर देना हेमा की समझ से परे था। निखिल के लिए जिंदगी एक रेस सी थी जिसमें आगे ही आगे बढ़ते जाना था, और इस दौड़ में शायद वह जिंदगी जीना ही भूल गया था। ऐसे में हेमा घुटन सी महसूस करती। जिंदगी जैसे हाथों से फिसलती जाती थी और वह निखिल की दौड़ में घिसटती खुद को खोती जा रही थी। बस बड़े होते बच्चों की जिम्मेदारियों में उसने सुकून तलाश लिया था। याद है उसे कि शादी के कुछ दिनों बाद उसके एक मित्र ने उसे डिनर पर आमंत्रित किया था। उनका जीवन स्तर देख निखिल चकित रह गया था, साथ ही बहुत कुंठित भी हुआ था। वह तुलना करने लगा था अपने और उनके जीवन स्तर की। दरअसल हेमा की मित्र रिया का विवाह एक बड़े बिजनेसमैन से हुआ था। उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बहुत सी गाड़ियां चलती थीं उनकी। रिया हेमा की अंतरंग मित्र थी। उसकी शादी के बाद भी हेमा अक्सर ही उसके ससुराल चली जाती थी। बहुत संपन्न लोग थे वे, पर साथ ही बहुत सहज। तो हेमा को उनके घर जाकर अच्छा ही महसूस होता था। पर उस दिन निखिल रिया के घर से लौटा तो बेहद अनमना सा था, जैसे बड़ा छोटा महसूस कर रहा हुआ। अपनी कुंठा हेमा पर उतारी थी उसने। वह बोला था, ऐसे परिवार में जाकर तुम्हें इन्फीरियॉरिटी नहीं महसूस होती है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उस स्तर पर पहुंचो? गुस्से में बोला था वह। अब आगे से मुझे वहां चलने को मत कहना। हेमा कहना चाह रही थी कि संबंध भावनाओं से बनते हैं, अच्छे व्यवहार से बनते हैं, जीवन स्तर से नहीं। फिर हमें भी तो किसी चीज की कमी नहीं है। जो है उसमें खुश है वह। पर वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इन बातों से निखिल और चिढ़ जाएगा। नानी के पास बच्चों को छोड़ घर लौटते समय रास्ते में निखिल ने उसे बताया कि आज शाम घर पर उससे 2 पायदान ऊपर वाले अधिकारी बत्रा सर घर आ रहे थे। वे अगर खुश हो गए तो प्रमोशन पक्का। दरअसल पिछली बार प्रमोशन में निखिल चूक गया था और इसकी कुंठा हर पल उसके मन में थी। सो इस बार तो उसे प्रमोशन चाहिए ही था और इसके लिए वह हर तरह से प्रयासरत था। अरे, तो पहले बताया होता, मैं नाश्ते खाने की तैयारी
अच्छी तरह कर लेती। परेशान ना हो मैडम, कुछ सामान बाहर से ले चलते हैं, एक आध तुम बना लेना। तुम्हारे हाथों में तो वह जादू है कि कुछ भी बना दो, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। हेमा फिर चौंकी। रजत द्वारा इतनी तारीफें? यूं तो हेमा पाक कला में, घर गृहस्थी के कामों में कुशल थी, पर निखिल उसके कामों में मीन मेख निकालने से बाज नहीं आता था। वह कहता कि ऐसे ही तो सुधार होता है। लेकिन हेमा जानती थी कि निखिल के मन में कहीं ना कहीं यह भाव रहता था कि ज़्यादा तारीफ की तो कहीं हेमा सिर न चढ़ जाए। घर पहुंच जल्दी जल्दी हेमा घर ठीक करने और नाश्ते आदि के प्रबंध में जुट गई। ठीक 5 बजे बत्रा सर आ गए। वे अकेले ही आए थे। हेमा ने ड्राइंग रूम में आकर सर का अभिवादन किया तो उन्होंने हेमा को एक बुके भेंट किया। बुके देते बत्रा जी ने हेमा का हाथ हल्के से दबाया तो हेमा सकपका गई। वह जल्दी से पानी और कुछ नाश्ता लेने चली गई, पर नाश्ता लाकर उसे वहाँ बैठना ही पड़ा। औपचारिक बातों के बीच हेमा ने बत्रा जी की निगाहों को अपने शरीर पर फिसलते महसूस किया। वो उठकर जाने को ही थी कि बत्रा जी ने निखिल को कुछ कागज फोटोकॉपी करवा लाने के लिए दिए। निखिल तुरंत निकल गया। हेमा 2 पल बैठी और फिर चाय बनाने को कह उठ गई। बत्रा जी ने उसे बैठने को कहा तो वह संकोच में पड़ गई। अचानक बत्रा जी बोले, अरे वहाँ कहाँ बैठ रही हैं आप, जरा करीब तो आइए। हेमा घबरा गई, जड़ हो गई वह वहीं। अच्छा तो मैं ही आ जाता हूँ, कहते लड़खड़ाते मदहोश से बत्रा उसके करीब आ चुके थे। हेमा बिजली की गति से उठ खड़ी हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? ओह, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं समझी नहीं। क्यों, निखिल ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? पल भर में हेमा को सब कुछ समझ में आ गया। इतना घिनौना खेल? अपने प्रमोशन के लिए निखिल इस तरह गिर सकता है? और बस हेमा ने देर नहीं की। बत्रा जी को ढकेल कर तुरंत घर के बाहर कर दिया और झपट कर दरवाजा बंद कर लिया और धम से वहीं सोफे पर बैठ गई, निढाल। शरीर का सारा रक्त जैसे निचुड़ गया था। निस्तेज चेहरा, सदमे में थी वह। ऐसा भी कर सकता है एक पति? बड़ी देर बाद निखिल वापस आया तो उसे पता ही न लगा। डोरबेल की आवाज से जैसे वह जागी। किसी तरह दरवाजा खोला और फिर वहीं सोफे पर जैसे ढह सी गई। अरे, सर चले गए क्या? कुछ नहीं बोली हेमा, बस शून्य में ताकती रही। निखिल ने उसे झिझोड़ा तो झटक दिया उसने निखिल का हाथ। शेरनी सी बिफर पड़ी वह। हाथ मत लगाना मुझे तुम। शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो, मेरे रक्षक। सौदा कर डाला तुमने मेरा। धिक्कार है तुम्हें, कहती हेमा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी।
इन आंसुओं में दर्द था, पीड़ा थी, अथाह व्यथा थी। पर इन्हीं आंसुओं में जन्म ले रही थी उसके अंतर में सोई पड़ी वह शक्ति जो उसे अपने अस्तित्व को चुनौती देने वाले हर प्रहार को परास्त करने का हौसला दे रही थी। तो यह थी मेरी कहानी अस्तित्व। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।